ठीक है, हमने पिछली क्लास तक हमने क्या पढ़ा था? हमने इक्वेशन बैलेंस करना सीखा था ना? सबने प्रैक्टिस की थी घर पे? मैंने बोला था ना खुद से करके देखना, जो जो मैंने समीकरण लिखवाए थे पिछली क्लास में। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे बैलेंसिंग के, किया था खुद से घर पे। मैंने पिछली क्लास में बहुत सारे समीकरण करवाए भी थे प्रैक्टिस के लिए। तब जिन्होंने भी नहीं किया, आज हम जितने भी समीकरण पढ़ेंगे उन सबको बैलेंस करना तुम लोग खुद से। आज हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण हम किस तरीके से लिखते हैं, कैसे उनको संतुलित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में? हमने पढ़ा था ना रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसको कहते हैं? बताओ। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करके पदार्थ हो जाते हैं, उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर रासायनिक परिवर्तन होता है, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, तब हम उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब उसका रासायनिक रूप में परिवर्तन आएगा तब हम लोग उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर सिर्फ मान लो अगर मैंने बर्फ का टुकड़ा लिया और बर्फ का टुकड़ा पिघल के पानी हो गया, क्या हम लोग उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे? अगर हमने बर्फ का एक टुकड़ा लिया और वो पिघल के पानी हो गया, तो क्या वो रासायनिक अभिक्रिया हुई? क्या उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना रासायनिक परिवर्तन, वो सिर्फ उसकी भौतिक अवस्था बदल रही है। अभी हमने ये पढ़ा था कि एक तत्व, जब भी कोई एक तत्व है उसमें जितने परमाणु हैं वो दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है। ये हमने पढ़ा था। संतुलित करने की आवश्यकता इसलिए ही थी क्योंकि परमाणु की संख्या कभी भी बढ़ या घट नहीं सकती, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। कोई भी एक नया परमाणु अचानक से नहीं आ जाएगा। जब हम लोग अभिक्रिया लिखते हैं, अभिक्रिया हम लोग कैसे लिखते हैं? अभिक्रिया हम लोग लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं हम लोग बाईं ओर और उत्पाद लिखते हैं हम लोग दाईं ओर। ठीक है, तो जब भी कोई, जितने भी तत्व हैं इस अभिकारक में, उन तत्व में जितने भी परमाणु हैं, वो परमाणु सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन वो कोई नया परमाणु उत्पाद में नहीं आएगा। तो जितने भी परमाणु तत्व में हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में रहेंगे। यही हमने पढ़ा था और इसीलिए हमें समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता थी। समीकरण को हम लोग संतुलित कर रहे थे जिससे बाईं ओर की परमाणु की संख्या दाईं ओर की परमाणुओं की संख्या के बराबर रहे, जिससे हमारा मूल द्रव्यमान बराबर रहे। हमने अभी तक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण को संतुलित क्यों करना है और कैसे करना है ये सीखा था। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? अभी ये प्रकार, इतने प्रकारों की रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है वो हम देखते हैं। तो मैंने बताया कि एक तत्व में जितने परमाणु है वो कभी दूसरे परमाणुओं में या दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदल सकते, और कोई भी परमाणु का मिश्रण बाहर से अभिक्रिया में नहीं आ सकता, ना ही कोई परमाणु अभिक्रिया से बाहर जा सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोग जब भी
मान लो हमने जो पहली अभिक्रिया पढ़ी थी, पहली समीकरण हमने क्या देखा था, मैग्नीशियम रिबन का दहन। तो उसमें हमने पढ़ा था मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में हम जब जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इसमें देखो अभिकारक जो थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक थे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में दो परमाणु है, एक मैग्नीशियम का परमाणु है और यहाँ पे दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ठीक है, तो कौन से परमाणु है हमारे अभिकारक की ओर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उत्पाद बना उसमें भी हमारे कौन से परमाणु है, एक मैग्नीशियम का परमाणु है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। तो जब कोई अभिक्रिया हो रही है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें कोई नया परमाणु बाहर से अंदर नहीं आ सकता और कोई परमाणु अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, ये बात तुम लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। जो नया पदार्थ बनेगा, आपने अभी बताया ना मुझे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब जो नया पदार्थ निर्माण होगा, जो नया पदार्थ बना हमारे पास, जो प्रोडक्ट बना, जो उत्पाद बना, उसमें वो सारे परमाणु होने चाहिए। ठीक है, और दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये हमने संतुलित करते वक्त देखा था। तो वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का जो आपसी आबंध होता है, जो बॉन्ड बनाता है। अभी यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्या एक बॉन्ड बनाया है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम अलग था और यहाँ पे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स थे जो जिन्होंने आपसी बॉन्ड बनाया था, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो ऑक्सीजन के साथ जो मैग्नीशियम ने आबंध बनाया है, जो बॉन्ड बनाया है, वो जो नया बॉन्ड तैयार हुआ वो एक रासायनिक अभिक्रिया की वजह से ही हुआ। ठीक है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में अभिक्रिया की तो नया जो पदार्थ बनाया उसमें परमाणुओं ने तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड था ये टूटा, मैग्नीशियम तो अकेला ही था, ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा और मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ एक नया बॉन्ड बनाया। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, एक तत्व के परमाणुओं का आपसी आबंध टूटा और दूसरे जो नए पदार्थ निर्माण हुए उसमें आपसी आबंध जुड़ने के कारण वो नए पदार्थ बन रहे हैं। समझ आई बात। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया हो रही है तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो O2 के रूप में है, मतलब दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में बॉन्ड बना के रखे हैं, आपस में उनके बीच में एक आबंध है, एक बॉन्ड है। अभी जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया में उस परमाणु की आपसी आबंध टूटने तथा जो नया जो नया तत्व बन रहा है, जो नया पदार्थ बन रहा है, उसमें आपसी आबंध जुड़ने के कारण रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये बात समझ आई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा और मैग्नीशियम ने नया बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, जिससे हमें मिला, क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां तक बात समझ आई? यस मैम। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें दो पदार्थ जो अभिकारक है, जो अभिक्रिया कर रहे हैं, वो मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? वो पदार्थ बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, जो अभिकारक है वो अपना आपसी आबंध तोड़कर नए पदार्थ के निर्माण के लिए किसी नए परमाणु के साथ एक आबंध बनाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से आबंध का टूटना या जुड़ना, परमाणुओं का साथ में मिलके एक नया पदार्थ बनाना, इसके कई प्रकार हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार मौजूद हैं। हम लोग पहले रासायनिक अभिक्रिया से स्टार्ट करेंगे जो कि है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभी नाम से ही समझ आ रहा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, दो चीजों का आपस में संयोग होना
संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन पता है ना, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, कंबाइन होना, दो चीजें जुड़ रही हैं, दो चीजें आपस में, दो चीजों का संयोग हो रहा है, तो वो है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग अब जो भी अभिक्रियाएं देखेंगे उन सब में संयोजन अभिक्रिया हो रही होगी। तो पहला हमारे पास क्रियाकलाप दिया हुआ है आपकी किताब में, जिसमें बोला है एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड या उसको कहते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना, उसको लेने को और उसमें धीरे धीरे पानी मिलाने को, जल मिलाने को बोला है। ठीक है, तो एक बीकर में हम लोग लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्विक लाइम। अभी अगर हम लोग ये कैल्शियम ऑक्साइड को बीकर में लें और उसमें जल मिलाएं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल क्या है, H2O। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बीकर में ले और उसमें धीरे धीरे जल मिलाएं, और उसके बाद अगर आप इस बीकर को छू के देखेंगे तो क्या आपको क्या महसूस होगा, क्या लगता है? कभी घर पे जब पुताई होती है, किसी ने घर पे पुताई होते वक्त देखा है वो चूने का मिश्रण जो बना के जिससे पुताई करते हैं, सफेद रंग का जो चूने का मिश्रण बनाते हैं, कभी अगर कहीं पे भी देखना अगर पुताई हो रही है तो पूछना, जो भी पुताई कर रहे हैं उनसे पूछना क्या, हाँ हीट महसूस होती है, उन लोग से पूछना जो लोग करते हैं पुताई। कहीं पे भी अगर देखोगे ना कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो पूछ के देखना, वो अंकल तुम लोग को बता देंगे कि वो थोड़ा सा गर्म होता है वो मिश्रण। वो गर्म क्यों होता है? क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना है, जो क्विक लाइम है, ये जब वो पानी के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हीट रिलीज करता है, ऊष्मा निकलती है उसमें से, एनर्जी निकलती है उसमें से। ठीक है, ये हीट बन कहां से रही है? इन दोनों की अभिक्रिया के कारण ये दोनों मिलके एक नया पदार्थ बनाते। तो दो या दो से अधिक अभिकारक या तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। एकल पदार्थ जब बनाते हैं तब उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने बताया कि संयोजन अभिक्रिया मतलब दो चीजों को मिलाकर एक नया चीज बनाना। तो अभी इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, इसमें अभिक्रिया हो क्या रही है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा जल हमें बना के दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा मतलब हीट। तो जो बीकर को स्पर्श करने पर, बीकर को छूने पर जो जो गर्माहट एहसास हो रहा है वो है ऊष्मा जो उससे निकल रही है, उससे एक हीट रिलीज हो रही है। ये हीट रिलीज हो रही है क्योंकि जब दो चीजों का आपस में अभिक्रिया, जब दो तत्व की आपस में अभिक्रिया होती है तो एनर्जी बनती है। उसमें एनर्जी एक तरीके का आप मान लीजिए इस अभिक्रिया में उत्पाद का ही पार्ट है, क्योंकि हम लोग लिख तो दाएं ओर ही रहे हैं, तो वो एक तरीके से उत्पाद का ही पार्ट है। वो उत्पाद के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ऊष्मा बना रहा है। ठीक है, तो जब अभी इस अभिक्रिया में देखो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में एक आबंध था, H2O जल में भी
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इधर है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में, कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में एक आबंध है। जल में देखो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच में आबंध है। ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन से एक एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब जो नया पदार्थ बन रहा है, वो नया पदार्थ बनने के लिए क्या हो रहा है, ये आबंध टूटेगा, ये आबंध टूटेंगे और जो नया पदार्थ बनेगा उसमें हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, जिसमें जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो कैल्शियम आयंस के साथ अलग आबंध बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पुराने आबंध टूट गए और नए आबंध जुड़े। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 पदार्थ मिलकर एक एकल नया पदार्थ बना रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया की अगर हमें परिभाषा लिखनी हो, संयोजन अभिक्रिया क्या है अगर ये पूछा जाए, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो संयोजन से मैंने क्या बताया था, मतलब है 2 चीजों का मिलकर एक नया पदार्थ बनाना। 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाए। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहा है, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये बात समझ आई? तो संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या हुई, अभी बताया मैंने, बताओ कोई एक बच्चा बताओ मुझे। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक अकेले प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर तुम ऐसे लिखोगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया की भी परिभाषा हम यही बोलते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर हमको स्पेसिफिकली अगर हमको संयोजन अभिक्रिया क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ये बताना है, तो हमें ये मेंशन करना होगा, हमें ये बताना जरूरी है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करे, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से हमें सिर्फ एकल पदार्थ का निर्माण हुआ, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बताया था ना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्विक लाइम। और जो हमारे पास अभी नया उत्पाद बना, इसके साथ बनेगा ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा मतलब हीट, जो गर्माहट पैदा हुई इस अभिक्रिया से। तो जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो नया उत्पाद बना, इसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो जो हम लोग की घर में पुताई होती है, व्हाइट वॉशिंग होती है, उसमें यही अभिक्रिया हो रही है। हम लोग चूना जो हम लोग घर की पुताई में लगाते हैं, वो यही लगाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हम लोग चूने को हम लोग पानी के साथ घोल के फिर पुताई करते हैं, तो वो जो दीवार पे जो जा रहा है पदार्थ, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बुझा हुआ चूना, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना, जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है बुझा हुआ चूना या स्लेक्ड लाइम, और उसके साथ क्या निकलती है, उसके साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सबको?
अब जरा मुझे बताओ, ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं? यस मैम है ना? यस मैम। देखो दोनों तरफ कैल्शियम, देखो एक कैल्शियम बाईं ओर है, एक कैल्शियम दाईं ओर है। ऑक्सीजन गिनो, बाईं ओर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड से और एक ऑक्सीजन जल से। और दाईं ओर देखो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि OH होल ट्वाइस लिखा है तो O 2 हो गए और H भी 2 हो गया, इधर भी H 2 है। तो हमारे पास कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही 3 परमाणु थे। तो इसमें इस अभिक्रिया में देखो कोई नया परमाणु बाहर से अंदर नहीं आया और जितने परमाणु थे अभिकारक में वो सारे उत्पाद में भी हैं। तो कभी भी कोई परमाणु अभिक्रिया से बाहर नहीं निकलती और अभिक्रिया में अंदर नहीं आती, और परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर होनी चाहिए एक रासायनिक अभिक्रिया में। अब यहाँ पे 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, तो ये है संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि 2 पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ, सिर्फ एक पदार्थ बना रहा है, वो है संयोजन अभिक्रिया। और इस संयोजन अभिक्रिया में हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने लिया है बिना बुझा हुआ चूना जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको हम लोग जल के साथ मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जब ये अभिक्रिया होती है तो हम लोग अगर उस बीकर को छू के देखेंगे तो उसको हमें गर्म फील होगा, हमें गर्म महसूस होगा, क्योंकि इस अभिक्रिया के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनने के साथ साथ क्या उत्पन्न होता है अभिक्रिया में, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वही ऊष्मा हमें हाथ में गर्म महसूस होती है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना या स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो जो हमारे घर में पुताई होती है, जो व्हाइट वॉशिंग होती है, जो चूने का लेप लगता है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेप, ठीक है। अब एक चीज अगर तुम लोग ने देखी होगी, जब भी घर में पुताई होती है, पुताई के 1-2 दिन बाद उसमें देखना एक चमक आती है दीवारों पे, एक चिकनाहट सी महसूस होती है। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो बुझा हुआ चूना है, इसका विलयन, तो ये तो विलयन के रूप में ही बन रहा है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो था सॉलिड, जो चूने का पाउडर आता है वो तो सॉलिड होता है ना। तो जो क्विक लाइम का है ये पाउडर, ये है सॉलिड, और हमने उसको क्या किया, उसको जल में मिलाया था। जल किस रूप में था, जल तो लिक्विड रूप में था। तो इसका जो घोल बना, घोल बनने के बाद जो हमारे पास पदार्थ आया वो क्या आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला, ये हमें विलयन के रूप में मिला। वो हमें किस रूप में मिला, एक्वस फॉर्म में मिला, क्योंकि वो पानी में ऑलरेडी घुला हुआ है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये है एक्वस रूप में, ठीक है। अभी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस फॉर्म है, ये ही हम लोग पुताई में यूज करते हैं, ठीक है। तो दीवारों की सफेदी जो करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। तो जल तो उड़ जाता है दीवारों से और हमारे पास बचता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब सफेदी, दीवार की सफेदी हो जाती, जब व्हाइट वॉशिंग हो जाती, तो एक चिकनी सफेद परत बनती है ना, जो बाद में पपड़ी बन के निकलने लगती है दीवारों से। देखा होगा ना घर में क्या तुम लोग के आसपास क्लासरूम में भी देखो, जो सफेद दीवार है उस पे जब चूने की पुताई हुई थी तो वो पुताई होने के 1-2 दिन बाद क्या होता है, वो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही वो चमक आती है दीवारों पे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए
अगर आपसे पूछा जाए कि दीवारों की सफेदी करने के बाद अभिक्रिया क्या होती है, तो ये होती है अभिक्रिया। और दीवारों की सफेदी करने के बाद चमक किस पदार्थ की वजह से आती है, तो किस पदार्थ की वजह से चमक आती है हमें बताना है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवारों पे चमक आती है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों पर एक पतली परत बनाता है। और एक और सवाल यहां से पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट किस चीज का सूत्र है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो संगमरमर यूज होता है घरों में, जो मार्बल यूज होता है ना, संगमरमर, संगमरमर का भी सूत्र, रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ठीक है, संगमरमर का भी सूत्र, रासायनिक सूत्र, अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर पूछा जाता है कि दीवारों की सफेदी के बाद कौन सी अभिक्रिया होती है, तो क्या लिखोगे, ये वाली अभिक्रिया होती है। अगर पूछा जाए दीवारों की सफेदी करने के बाद कौन से पदार्थ की वजह से दीवारों पर चमक आती है या कौन से नए पदार्थ का निर्माण होता है, तब भी आंसर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो याद रखना सब लोग। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना या स्लेट लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम। ठीक है, सबको समझ आ गई ये चीजें? किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। दूसरे समीकरण में CO2 को मिलाते हैं। CO2 को मिलाते नहीं है। CO2 तो हमारे वायु में CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब उपस्थित है ना। तो जब हम लोग घर की पुताई करते हैं, जब हम लोग दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की परत चढ़ा दिए, अब तो वो वायु के कांटेक्ट में है। ठीक है, वायु की उपस्थिति में है। तो अब जो दीवार है वो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसके साथ खुद ही अभिक्रिया करेगा धीरे धीरे। वो इसीलिए 2-3 दिन बाद वो चमक आती है, क्योंकि वो अभिक्रिया थोड़ी धीरे होती है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर दीवार के ऊपर अभिक्रिया कर कर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है। आ गई बात समझ? तो अभी मैंने 3 इंपॉर्टेंट सवाल बोले। पहला था कि संगमरमर की रासायनिक सूत्र क्या होती है? CaCO3। हाँ, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ बोलो। वायु में तो नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, तो ये CO2 गैस क्यों मिलाती है? तो CO2 ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो CO2 के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो जब भी बाकी चीजों के साथ वो उतना रिएक्टिव नहीं है। वो हर एक पदार्थ की अपनी अपनी क्षमता होती है चीजों के साथ दूसरे पर। हर एक पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता। हर पदार्थ की अपनी क्षमता होती है। जैसे क्लास में हर एक बच्चे के साथ दोस्ती नहीं करता है, ठीक है? तो जिसको जिसके साथ अच्छा लगता है वो उसके साथ दोस्ती करता है। उसी तरीके से जब जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं वो भी उसको जिसके साथ उसकी क्षमता होती है अभिक्रिया करने की, वो उसके साथ अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आराम से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल्दी अभिक्रिया होती है। नाइट्रोजन के साथ वो उतना रिएक्टिव नहीं है, वो उतनी उसकी क्षमता नहीं है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की, तो वो उनके साथ उतनी जल्दी नहीं रिएक्ट कर पाता। वो इसके साथ जल्दी रिएक्ट कर पाता है। समझ आई? तो जब रिएक्शंस होते हैं
आप लोग ने पिछली क्लास में जब वैलेंसी पढ़ा था, वैलेंसी पढ़ा होगा, और फिर बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड बनना या बॉन्ड टूटना वो डिपेंड करता है हर एक जो तत्व है उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये पढ़ा होगा ना आपने पिछली क्लास में कि वैलेंसी क्या पढ़ी थी हमने, वैलेंसी होती है उनके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से हम लोग वैलेंसी बताते थे हर एक परमाणु की। तो जब दो परमाणु मिलके एक तत्व बनाता है, उस तत्व की भी अभिक्रियाशीलता जो है, अभिक्रिया करने की क्षमता जो है वो आती है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है आगे और अभिक्रिया करने के लिए। जैसे जो पिछली अभिक्रिया थी कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ जो अभिक्रिया हो रहा था, अभी जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड आराम से घुल सकता है, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड आराम से घुल सकता है, तो उसमें वो क्षमता है कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दे। ठीक है, उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आराम से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन वो उतनी आसानी से ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ नहीं कर सकता अभिक्रिया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कितना अभिक्रियाशीलता क्या है हर एक परमाणु और हर एक तत्व की। तभी हमने पढ़ा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरी चीज हमने पढ़ी है कि जब घर की सफेदी होती है तो उसमें होने वाली, सफेदी के बाद होने वाली अभिक्रिया क्या है, सफेदी के बाद होने वाली अभिक्रिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिससे हमने सफेदी की है, और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड साथ में मिलकर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की परत और पानी। ठीक है, और जल। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर पूछा जाए कि सफेदी के बाद जो परत, नया पदार्थ जो परत बनाता है जिसकी वजह से दीवारों पर चमक आती है, उस पदार्थ का नाम क्या है, उस पदार्थ का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रहेगी ये बात। और कोई सवाल है, पूछ लो आराम से। समझ आ गया ना सबको? तो ये एक एग्जाम्पल था, ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। संयोजन अभिक्रिया का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये लिख के आना, कैल्शियम ऑक्साइड और जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा बनाता है। ये है संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मत लिख के आना संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल में, ये एक एक्स्ट्रा चीज है आपके किताब में। ये बताइए, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ होने वाली अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा बनाती है। अब आइए देखते हैं एक और उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का, जो कि है कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, क्या बनेगा यहाँ पे, CO2। CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन हमने इस यहाँ पे किस रूप में लिया है, सॉलिड रूप में लिया है। सॉलिड रूप का कार्बन क्या है, कोयला। कोयला जो घर पे देखा है कभी, कोयला क्या होता है, कोयला प्योर कार्बन है। ठीक है, कोयला किस चीज का बना है, कार्बन का बना हुआ है। अगर हम कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, कोयले का दहन करते हैं, तो कोयला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोयले का दहन करेंगे अगर, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले का दहन करेंगे, कोयले का दहन करेंगे तो जो कार्बन है कोयले के रूप में, कार्बन जो है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया हो गई, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ, तो दो पदार्थ एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कर रहे हैं, एकल पदार्थ CO2 का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का प्रकार हो गया। ठीक है, कार्बन यहाँ पे सॉलिड है, ऑक्सीजन
गैस के रूप में है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस के रूप में है जो वायु में निकल जाएगी। ठीक है, एक और संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण। तो इसमें भी क्या हो रहा है देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है जो कि मिलकर जल बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया हुई क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी दो पदार्थ जुड़कर अगर एक नया पदार्थ बना रहा है, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो चीजों का संयोजन होकर एक नया पदार्थ बनता है। समझ आया? तो हमने अभी तक 3 उदाहरण देखे संयोजन अभिक्रिया के, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होकर जल का निर्माण होना। अभी मुझे बताओ, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? यहां पे लिख देती हूँ साफ साफ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का निर्माण करता है। जल है लिक्विड फॉर्म में और ये दोनों है गैस के फॉर्म में। अब बताओ, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? देखो क्यों नहीं है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 2 और राइट हैंड साइड में भी है 2, और ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है 2 लेकिन राइट हैंड साइड में है 1। तो यहाँ पे हमें संतुलित करने के लिए क्या करना होगा? मैम गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? कहाँ पे गुणा करेंगे? मैम उत्पाद में 2 से गुणा करेंगे। उत्पाद में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, उत्पाद में 2 से गुणा कर दिए। उत्पाद में 2 से गुणा करने पे क्या हो गया? ऑक्सीजन तो हमारे पास 2 हो गया। उत्पाद में 2 से गुणा किया पहले, उत्पाद में 2 से गुणा करने पे क्या हुआ? ऑक्सीजन तो बराबर हो गया 2, और अभी हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे उत्पाद की ओर हाइड्रोजन 4 हो गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इधर भी 2 से गुणा करेंगे, जिससे हमारे पास हाइड्रोजन दोनों ओर 4-4 हो गए और ऑक्सीजन दोनों ओर 2 परमाणु हो गए। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई? अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। और ये किस चीज का उदाहरण है? ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण होना एक संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक मिलकर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर ये पूछा जाए तो क्या बताओगे? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, लिख लो, जो लोग कॉपी लेके आए हो लिखो, क्योंकि डेफिनेशन 1 एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना बोर्ड्स में। तो डेफिनेशंस याद रखना, और डेफिनेशंस को रटने की जरूरत नहीं है, ये सब तो तुम लोग को समझ के लिख लेना चाहिए। संयोजन अभिक्रिया अभी मैंने बताया, संयोजन का मतलब क्या है? 2 चीजों का संयोग होकर एक नया चीज बनना। तो उसको सरल भाषा में अपने हिसाब से लिखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी तरीके से देखो, तुम लोग ने पहले भी एक अभिक्रिया पढ़ी है जो इसी तरीके की है। अभी हमने देखा जल का निर्माण और कोयले का दहन। इससे पहले हमने पिछली फर्स्ट क्लास में हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी जो कि एक संयोजन अभिक्रिया ही थी। कोई बता सकता है मुझे कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी हमने फर्स्ट क्लास में? तुम लोग के चैप्टर की शुरुआत में ही एक अभिक्रिया है जो कि एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है।
जो कि इससे बहुत ही मिलता जुलता है, इससे या कोयले के दहन से, कोयले के दहन या जल के निर्माण से मिलता जुलता एक और अभिक्रिया है। बताओ कौन सी अभिक्रिया है, बताओ। मैग्नीशियम रिबन का दहन पड़ा था, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया ही है, क्योंकि इसमें भी दो पदार्थ संयोग करके एक नया एकल पदार्थ बना रहे हैं, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, मैग्नीशियम रिबन का दहन, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। तो हमारे पास अभी कितने उदाहरण हो गए संयोजन अभिक्रिया के? हमने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बना। उसके बाद कोयले का दहन, जो कि कार्बन, कोयला जो है सॉलिड, कोयला जो है सॉलिड, कार्बन जो है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया हो गई। उसके बाद हुआ मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन भी एक संयोजन अभिक्रिया हो गई, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके जल का निर्माण, एकल प्रोडक्ट बन रहा है, एकल पदार्थ बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है जल। तो इन सब में देखो कॉमन क्या है, इन सब में प्रोडक्ट एक ही है, जो उत्पाद बन रहा है वो सिंगल है, वो अकेला पदार्थ है। इसीलिए ये सारे अभिक्रिया क्या हो गए, ये सारे अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। बात समझ आ गई? अभी हमने जो पहला उदाहरण देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा बना रहा था, याद है? उसमें क्या हो रहा था, ये जो ऊष्मा निकल रही है, ये जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इस अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया के मिश्रण में ऊष्मा अगर उत्पन्न हो रही है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों कहते हैं हम लोग इसको ये? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो किसी भी अभिक्रिया में अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है, किसी भी अभिक्रिया में अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा का निर्माण होता है, किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, अगेन डेफिनेशन याद रखना, और याद रखने का मतलब रटना नहीं है। देखो नाम से ही समझ आ रहा है कि ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, जो रासायनिक मिश्रण होता है वो गर्म होने लगता है। ऊष्मा की वजह से हमें वो रासायनिक अभिक्रिया गर्म महसूस होती है। ठीक है, टेम्परेचर उसका बढ़ता है, ताप बढ़ता है। ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण अभिक्रिया का ताप बढ़ता है, वो गर्म महसूस होता है, और अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण हैं, देखते हैं। पहला है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस हम लोग किसे कहते हैं? वो कहते हैं हम लोग मीथेन को। प्राकृतिक गैस का दहन।
पहला उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्राकृतिक गैस का दहन, जो कि है मीथेन प्लस ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल और साथ में ऊष्मा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, उत्पादों के साथ ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा या ऊर्जा, तो कई बारी ऊष्मा हम लोग कहते हैं हीट को, गर्म जो महसूस होता है, और हम लोग ऊर्जा कहते हैं एनर्जी को। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना एनर्जी, ऊर्जा। तो ऊर्जा और ऊष्मा, हीट भी क्या है? एक तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। तो ऊर्जा या ऊष्मा हम लोग यहाँ पे अदला बदली करके इस्तेमाल करते हैं जनरली। अभी जैसे ये वाली अभिक्रिया है जो कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया जो हो रही है, ये वाली अभिक्रिया में हमें ताप महसूस कर सकते हैं, हमें पता चल रहा है कि हाँ बीकर गर्म हो रहा है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इस अभिक्रिया में क्योंकि ये पूरे गैस के फॉर्म में ही अभिक्रिया हो रही है, इसमें कोई विलयन या कोई सॉलिड उत्पाद नहीं मिल रहा है, तो इसमें हम लोग ऊष्मा को मेजर नहीं कर सकते या ऊष्मा को हम महसूस नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको ऊर्जा के रूप में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा या ऊष्मा का उत्पन्न होना एक ही बात है। तो प्राकृतिक गैस का दहन, जिसमें हमने मीथेन गैस जो है, तो ये पूरा गैसियस रिएक्शन है, ठीक है। मीथेन जो गैस है उसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब दहन करते हैं तो वो क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अभी ये बताओ, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? ध्यान से देखो, गिनो। पहले तो देखो कितने परमाणु हैं। यहाँ पे परमाणु हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और दाईं ओर देखो उत्पाद में भी कौन से परमाणु है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कोई भी नया पदार्थ ना अभिक्रिया में बाहर से अंदर आया और कोई भी पदार्थ बाहर से अंदर नहीं गया। जितने परमाणु थे उतने ही परमाणु हैं। अब परमाणुओं की संख्या देखो। कार्बन मेरे पास एक, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? एक है, और राइट हैंड साइड में भी एक है। हाइड्रोजन कितने हैं? देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। और ऑक्सीजन देखो कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो अभी हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा? इसको संतुलित करना पड़ेगा ना। कैसे संतुलित करेंगे हम? पहले हाइड्रोजन करना इजी है। हाइड्रोजन इस तरफ 2, इस तरफ 4 है, उस तरफ 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा अगर कर दूंगी तो क्या होगा? 2 से गुणा करने पर हाइड्रोजन दोनों ओर 4 4 बराबर हो गए। लेकिन अभी क्या हुआ? ऑक्सीजन इधर हो गए 4 और इधर हो गए 2। तब मैं इसको भी 2 से गुणा कर दूंगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। तो अब ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो अभी प्राकृतिक गैस जो मीथेन गैस है उसका वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से एक और उदाहरण है, जो हम सांस लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। वो ये जो सांस लेने की अभिक्रिया है, जो प्रक्रिया है हमारी सांस लेने की, हम जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो अंदर ऑक्सीजन जाके किसी चीज से तो रिएक्ट कर रहा है, किसी चीज से अभिक्रिया कर रहा है ना ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाके, जो
जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जो कि बाहर आ रहा है। सांस लेते हो ना सब लोग? सब लोग सांस लेते हो कि नहीं? तो जब सांस लेते हैं तो हम लोग क्या अंदर लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन सांस में अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। लेकिन जब हम सांस ले रहे हैं और जब हम खाना खा रहे हैं, हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम सांस लेना बंद कर दे या खाना खाना बंद कर दे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। हम लोग जो हम दिन भर हम काम कर रहे हैं, तुम लोग उठ के स्कूल आ रहे हो, कैसे आ रहे हो? तुम लोग के पास एनर्जी है ना? एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी क्या है? एनर्जी ऊर्जा है। और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो जो हम ऑक्सीजन सांस लेके अंदर ले रहे हैं, उससे जो अभिक्रिया हो रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एनर्जी बन रही है। अब दूसरा उदाहरण है हम जो सांस लेते हैं, जो श्वसन की अभिक्रिया है, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और हम जो खाना खाते हैं, तो मान लो सबने रोटी खाई होगी, चावल खाए होंगे, ब्रेड वगैरह खाते हो, इन सब में क्या है? ये सब है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। तो ये है ग्लूकोज, ठीक है? ग्लूकोज ऐसे लिखते हैं, ठीक है? C6H12O6, C6H12O6 ये है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ठीक है? अभी जो ग्लूकोज बना, जो भी रोटी, चावल, ब्रेड जो भी खाया तुमने, उन सब में थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है और वो सारा कार्बोहाइड्रेट टूट के फाइनली बॉडी में ग्लूकोज बनाता है, ठीक है? ग्लूकॉन डी वगैरह पीते होगे तो उससे भी ग्लूकोज मिलता है, ठीक है? चीनी, हर चीज से अल्टीमेटली हर चीज से तुम्हें ग्लूकोज शरीर में मिलेगा। अब वो ग्लूकोज जो तुम सांस लेके ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो उसके साथ अभिक्रिया करेगा। जो ग्लूकोज शरीर में है, वो जो हमने सांस ली तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में मौजूद जो जल है उसके साथ विलयन बना लेगा, तो ग्लूकोज तो विलयन के रूप में होगा, ऑक्सीजन भी यहाँ पे विलयन के रूप में होगा। ऑक्सीजन जल के साथ घुलकर विलयन बना लेगा और ग्लूकोज और ऑक्सीजन साथ में अभिक्रिया कर कर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम सांस से छोड़ते हैं, और साथ में बनाएगा जल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनाएगा? ऊर्जा। इसी ऊर्जा की वजह से हम लोग पूरा दिन चल फिर रहे हैं। तुम लोग स्कूल आ रहे हो, मैं तुमको पढ़ाने आ रही हूँ, क्योंकि हमने जो खाना खाया है और जो हम सांस ले रहे हैं उसकी जो हमारे शरीर के अंदर अभिक्रिया हो रही है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो तो हमने निकाल दिया सांस के थ्रू, और साथ में जो ऊर्जा बनी उसका इस्तेमाल करके ही हम लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है? सारी दिनचर्या की काम कर रहे हैं। तो हमें जो भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसकी अभिक्रिया ये है। उसकी अभिक्रिया है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद बना और ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है? तो ये अभिक्रिया क्या है? ये श्वसन की अभिक्रिया है। श्वसन, और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसको? रेस्पिरेशन। बायो में पढ़ोगे तुम लोग आगे, मुझे नहीं पता पढ़ चुके हो या पढ़ोगे, लेकिन रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, या हिंदी में कहते हैं हम श्वसन की अभिक्रिया। तो श्वसन की अभिक्रिया होती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनता है। अब ये अभिक्रिया भी देखो संतुलित नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन है, ग्लूकोज में
ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। तो 6 कार्बन हो गए और दूसरी तरफ देखो एक ही कार्बन है। पहले तो इसको बराबर कर देते हैं। अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और 6 2 8 हो गए। और यहाँ पे देखो 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया। तभी ऑक्सीजन भी बराबर नहीं है। और हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है और वहां पे 2 हाइड्रोजन है। पहले हाइड्रोजन बराबर कर देते हैं। हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन भी 12 है उस साइड, इधर भी 12 है। कार्बन 6 है, उधर भी 6 है। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 6 2 8 और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 18। तो 18 है और उधर 8 है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूं तो ये भी 12 और 6 18 हो जाएगा। तो अब ये संतुलित हो गई। इन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की प्रैक्टिस घर पे किया करो। अपनी घर जाके किताब निकाल के जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ाई गई हैं उनको खुद से लिखकर खुद से संतुलित करने की प्रैक्टिस करना, तभी सीखोगे। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न हुई है। ऊर्जा उत्पन्न हुई है मतलब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? श्वसन अभिक्रिया या रेस्पिरेशन रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा है? हम जो खाना खा रहे हैं उससे मिलने वाले ग्लूकोज की अभिक्रिया हो रही है। हम जो सांस ले रहे हैं उस ऑक्सीजन के साथ। और बन क्या रहा है? बन रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस के रूप में निकल जा रहा है, जल, और साथ में बन रही है ऊर्जा। ठीक है। तो आज हमने संयोजन अभिक्रिया के कितने उदाहरण देखे। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है देखा। संयोजन अभिक्रिया है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया है। सबसे पहले हमने देखा बिना बुझा हुआ चूना, उसको जल से मिलाकर हमने क्या बनाया? बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कोयले का दहन करने पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कोयले का दहन करने पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। या जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जल का निर्माण होना, ये सारे संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। मैग्नीशियम रिबन का दहन करना भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने देखा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना था उसका जल के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ऊष्मा का उत्पन्न हो रहा है। तो जिन भी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके कई उदाहरण देखे हमने। पहला उदाहरण था प्राकृतिक गैस का दहन, जिसमें मीथेन गैस को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी तरीके से श्वसन की अभिक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें भी हमें ऊर्जा उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा हमने एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ी थी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ गई सबको। आज जो भी पढ़ाया गया है घर जाके कॉपी खोल के देखना, अगले वेडनेसडे से पहले पढ़ के आना। ठीक है।